नमस्कार। समाचार प्लस झारखंड बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को अपना और अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का वक्त नहीं मिल पाता है, जिस वजह से लोग कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। आज हमारे साथ इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर पुनीत गुप्ता, जो कि एक कैंसर स्पेशलिस्ट है। इतना ही नहीं, ये एक जाने माने रिसर्चर भी है और अपने रिसर्च के माध्यम से इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका आधार है भारतीय संस्कृति और समृद्ध अध्यात्मक। वो इस रिसर्च के जरिए कैंसर पेशेंट का इलाज भी कर रहे हैं और इस रिसर्च पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है अप्लाइड स्पिरिचुअल बायोलॉजी। क्या कुछ खास है इस बुक में और क्या कुछ खास है इस बुक की बातें, इस तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे डॉक्टर पुनीत से। सबसे पहले तो मिस्टर पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस झारखंड बिहार में। नमस्कार जी पुनीत, जैसा कि हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी, आपको इंट्रोड्यूस भी कराया कि आप एक डॉक्टर है, आप एक रिसर्चर है। उसके बाद आपने ये बुक लिखी। आखिर क्या सोच करके ये बुक लिखा? और बुक का नाम भी बहुत ही अलग रखा है आपने, अप्लाइड स्पिरिचुअल बायोलॉजी। जी खुशबू जी, एक बहुत बड़ा विचार था मेरा कि जो हमारे कैंसर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति जो है वो इस बीमारी की वजह से ठीक नहीं हो पाती। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ एंग्जाइटी में, किसी की नींद का पैटर्न ख़राब हो जाता है। तो उसमें हमने देखा कि जो हमारी एक हीलिंग प्रक्रिया है उसमें हम ड्रग, डिवाइस और डॉक्टर की सलाह तो यूज़ करते हैं, लेकिन मरीज की जो अपनी पार्टिसिपेशन है उसको हम कैसे बढ़ावा दें, वो कैसे अपने को खुद को ठीक कर पाने की क्षमता अपने अंदर कैसे पैदा करें। तो उसके लिए मैंने ये खोज की कि उसको हम एक ऐसा विचार दें, जब मैंने कहा जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन वो पॉजिटिव थिंकिंग है क्या? सबसे अच्छी जो पॉजिटिव थॉट है वो क्या है, उससे मेरी ये खोज शुरू हुई। उसके लिए मैंने ये बुक लिखी कि जो बेस्ट पॉजिटिव थॉट है उसी के ऊपर ये मेरी जो ये बुक है वो आधारित है। जी, जैसा कि हमने बुक का नाम बताया कि अप्लाइड स्पिरिचुअल बायोलॉजी इस बुक का नाम है, जिसका आधार है भारतीय संस्कृति और समृद्ध अध्यात्म। क्या कुछ खास है इस बुक में? देखिए, सबसे पहले इसमें ये है कि हमारे को जो सबसे अच्छी पॉजिटिव थॉट आदमी को होनी चाहिए, उसकी मैंने जब रिसर्च की तो मैंने अपनी मेडिकल बुक्स भी पढ़ी, फिर मैंने अपने स्पिरिचुअल लीडर से भी बातचीत की, फिर मैंने अपना रामायण, गीता, उपनिषद और वेद भी पढ़े। और वेद में जब मैंने पुरुष सूक्तम और रामायण में खासकर एक मनी शरीर का वर्णन पढ़ा तो वो मुझको सबसे अच्छा पॉजिटिव थॉट लगा। उसमें ये एक डिफरेंस बताया है कि जो हीरा है वो तो जब हम प्रकाश हीरे पे डालते हैं वो तभी चमकता है, लेकिन जो मनी है वो खुद ब खुद चमकने की क्षमता रखती है, जिसको हम ग्लो स्टोन कहते हैं। तो ये जो मनी शरीर का अगर हम ध्यान करें और वो मनी शरीर जो खुद अपने आप जगमगाता है और उसमें कोई अंधेरा नहीं होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती है, उसमें कोई मौत नहीं होती है। तो जो हमारे को सबसे बड़ी डिप्रेसिंग फीलिंग आती है जब किसी को कैंसर या कोई भी बीमारी होती है, या कोई शरीर हमारा अगर स्वस्थ भी है तब भी हमें मौत का या डर या डिजीज़ का डर या डिफॉर्मिटी का या बॉडी इमेज का डर सताता रहता है। अगर हम सबसे पॉजिटिव थॉट जो मेरी रिसर्च ने बताया वो ये बोला कि अगर आप एक अपना ध्यान करें कि जो मेरा पूरा शरीर है वो लाइट से भरा है, जगमगा रहा है और उसमें कोई डिजीज नहीं है, डेथ नहीं है, डिफॉर्मिटी नहीं है, डार्कनेस नहीं है, तो ये हमारी जो कॉग्निटिव ब्रेन को अगर हम मैसेज देंगे तो हमारे सोने के बाद और अपने आप ऑटोमेटिकली वो मैसेज हमारी कॉग्निटिव ब्रेन से होता हुआ हमारे शरीर के हर एक जो हमारी मानसिक प्रणाली है उससे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर उनको जो है वो शक्ति प्रदान करता है। और इस रिसर्च को मैंने जब और गहराई से पढ़ा तो इसको मैंने देखा कि हम इवन जो स्टेम सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को रिवाइव कर सकते हैं। और इस बुक में बायोलॉजिकली मैंने यही दिखाया हुआ है कि बेस्ट पॉजिटिव थॉट से हम अपने को, जब हम अपने जगमग शरीर का, ग्लो स्टोन बॉडी का, स्वयं प्रकाशित शरीर का ध्यान करते हैं तो हम
एक अपने आप को वो बेस्ट पॉजिटिव थॉट है जो वो क्रिएट करते हैं। जी डॉक्टर पुनीत, जैसा कि अभी आपने आपकी बातों को मुझे सुन करके लगा कि आप माइथोलॉजी और स्पिरिचुअल से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, और उसी को लेकर के जैसा कि आपने बुक का नाम भी रखा है अप्लाइड स्पिरिचुअल बायोलॉजी, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इसमें हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है कि हमारा आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक जीव विज्ञान है उसको हम अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो एक बहुत ही अलग मतलब निकलता है। क्योंकि आप देखिए, गीता का अध्ययन मैंने तकरीबन 70 बार किया, और बाद में फिर मैंने कुछ उपनिषद और वेद पढ़े, और खासकर पुरुष सूक्तम में जब मैंने और लोगों से बात की तो ये सब लोग कहते हैं कि हम जो इस प्रकार की जो जैसे गीता है, मैं कहता हूँ हर एक के घर में गीता पढ़ी है, लेकिन कितने लोग हैं हम जो सचमुच में इसे पढ़ पाते हैं? अगर आप इंडिया में भी देखेंगे तो मैं नहीं जानता हूँ कि 20% से ज़्यादा लोगों ने पूरी गीता पढ़ी हो। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से हम एक नेगेटिव नैरेटिव जो क्रिएट हो जाता है वो बहुत ही दुखद कारण है। क्योंकि जब मैंने वेदों का पुरुष सूक्तम और गीता पढ़ी और जब लोगों से पूछता था तो वो कहते थे कि देखिए सर, हम क्या करें, ये तो भगवान कृष्ण अपने मुख से कहते हैं कि जो हमारे शरीर हमारे अलग अलग रोग होते हैं, किसी का कोई शूद्र स्थिति में है, कोई ब्राह्मण की स्थिति में है, कोई वैश्य की स्थिति में है और कोई क्षत्रिय की स्थिति में है। लेकिन मैं हैरान हो गया, आप परेशान हो जाएंगी कि जब मैंने अपने आप ओरिजिनल पुरुष सूक्तम और गीता का बायोलॉजी जाना, अंदर जब पढ़ा मैंने, तो उसमें पता लगा कि जिस प्रकार से हमारी आँख, नाक और कान ये हमारे शरीर के अंग है, उसी प्रकार से वेदों में ये साफ लिखा हुआ है कि हमारे जिस प्रकार से पैर है, जांग है, बाजू है और फेस है, ये हमारे शरीर के अंग होते हैं। और इन अंगों में जैसे हमारे आंख, नाक, कान है, ये भी शरीर के अंग हैं। जो तो शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण है, ये कोई सोसाइटी को विभाजन के लिए नहीं बताए गए थे। और गीता और वेदों में ये हमारे को इसलिए बताया गया था कि जब भ्रूण एक पैदा होता है तो ये हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं। अगर आपको याद होगा, बचपन में हम एक गेम खेलते थे जिसको हम जिग्सॉ पजल बोलते हैं कि अगर 2 हाथ और 2 पैर अलग अलग पड़े हैं, आप उनको पैरों को इकट्ठा लगा दीजिए, फिर जांघों को इकट्ठा लगाइए, फिर बाजुओं को इकट्ठा लगा दीजिए, धड़ को इकट्ठा लगा दीजिए, तो एक पूरा जो है व्यक्तित्व पैदा हो जाता है। उसी प्रकार से असल में भ्रूण में हमारे अलग अलग सोमाइट होते हैं और वो सोमाइट एक खास नर्वस सिस्टम को सप्लाई करते हैं। तो जो हमारे पैर को सप्लाई करता है स्किन को, वही सिस्टम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। जो हमारे थाइस को सप्लाई करता है वो भी विभिन्न इंटरनल ऑर्गन्स को, अंदरूनी अंगों को सप्लाई करता है। जो हमारे हाथों को सप्लाई करता है वो विभिन्न प्रकार के अंदरूनी अंगों को सप्लाई करता है। और जो हमारे फेस को सप्लाई करता है वो हमारी स्पेशल इंद्रियों को भी सप्लाई करता है, जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो ये शरीर के अंग थे, लेकिन एक नेगेटिव नैरेटिव हमारे, चाहे वो नेशनल लोग थे या इंटरनेशनल लोग के प्लेटफॉर्म में, उन्होंने इसको समझे बगैर, ना समझी से या तो जानबूझकर या अनजाने में, ये समाज को अलग अलग समय पर परोसते गए और उससे जिसकी कभी कभी अपना उल्लू भी सीधा करते रहे और ये बोलते रहे कि नहीं नहीं, ये तो शास्त्र, क्या करें सर, ये तो शास्त्र में लिखा है। भगवान कृष्ण अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि समाज को विभाजित कर दो और ये कास्टिज्म क्रिएट कर दो। लेकिन मैं जान के परेशान हो गया कि जब मैंने वेद और गीता का असली संस्कृत में पढ़ा और उनके अंदर छुपी हुई बायोलॉजी को जो मैंने इस बुक में डिकोड कर की है, आप देखेंगे कि ये भ्रूण का एम्ब्रियोलॉजी और न्यूरोएनाटॉमी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं कि जीव आध्यात्मिक विज्ञान, तो मैं हैरान रह गया जिस प्रकार से कि आप देखेंगे उसमें लिखा है कि अर्जुन क्या को ज्वर हो आया, उसका शरीर कांपने लगा, वो खड़ा होने में असमर्थ हो गया, उसके बाल रोम रोम खड़े हो गए। तो अगर आप देखेंगे रोम रोम कैसे खड़े होते हैं, जब मैंने इसमें देखा कि ये जो सारा विवरण है ये एक हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, जो कि हमारी 2 प्रकार की प्रक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है, जिसे हम कहते हैं या तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है या नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है, जिसे हम राग या द्वेष कहते हैं। तो वो राग को पैदा करता है या उसको इंक्रीज कर देता है, या द्वेष उसको कम कर देता है। तो जब ये रिस्पॉन्सेज, मैंने एक स्पेशल किस्म की सीक्वेंस
अर्जुन के लेख में पढ़ी तो देखा ये तो सारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की रिस्पॉन्सेज है, लेकिन जिस प्रकार से जब रोम रोम खड़े होते हैं तो रोम में ये राग द्वेष की दोनों सप्लाई नहीं होती है, लेकिन एक ही सप्लाई होती है जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब देखिए उसको ज्वर हो आया तो जो हमारी ये नसें होती हैं इनमें सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, और जो उसको लगा कि मैं लड़ूं या उसका शरीर कांप के उसका धनुष उसके हाथ से गिर गया, तो ये भी सिर्फ हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक स्पेशल बायोलॉजिकल पाथवे है, जब वो एक्टिवेट होता है तभी उसके थ्रू हमारे को आध्यात्मिक जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है। तब मुझे पता लगा कि ये तो एक बहुत ही अद्भुत बायोलॉजिकल पाथवे की बात कर रहे हैं, एक ऐसे रास्ते की बात कर रहे हैं कि जिसमें कि हमारी बहुत ही बायोलॉजी छुपी हुई। और मैं हैरान रह गया कि जैसे उसने बोला अर्जुन का गला रूंध आया, तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं, जिससे यंत्र हमारा वॉइस बॉक्स होता है बोलने का, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का होता है जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और कुछ अंगों में है वो सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बायोलॉजिकल पाथवे था इसमें या तो सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑर्गन है या पैरासिम्पैथेटिक के हैं, लेकिन वो पाथवे नहीं है जिसमें कि ये दोनों सिस्टम जो हैं ये बने हुए थे, क्योंकि 99% ऑर्गन में ये राग और द्वेष इकट्ठे सप्लाई होते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जो हमारे को जब ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे अर्जुन को ये सीक्वेंस बताई गई, उसमें सिर्फ एक ही सिस्टम काम करता है, या तो द्वेष वाला या जो राग वाला। जी पुनीत, यहाँ पर जैसा कि आपने पूरी साइंस को लेकर के समझाया है कि मनुष्य का बॉडी किस तरीके से काम करता है, और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। मैं वापस से आना चाहूँगी आपके बुक के ऊपर और इसके बारे में पूछना चाहूँगी कि जो भी आपने बुक में लिखा है क्या वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है या फिर उसे आम जनता भी पढ़ करके उसी तरीके से समझ सकती है जिस तरीके से एक डॉक्टर समझेगा? ये बुक खासकर जो मैंने लिखी है ये इसलिए लिखी गई है कि हमारे आम आदमी इसके पीछे छुपी हुई साइंस को समझे, जो एक प्राचीन जीव आध्यात्मिक विज्ञान है, और जो नेगेटिव नरेटिव हमारे वेदों का, ऋग्वेद का, खासकर पुरुष सूक्तम का और गीता का, जिसमें कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण का किया गया है, और हम बोलते हैं कि ये हमारे शास्त्र ही जो समाज का विभाजन को दर्शाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और अगर आप जो इसमें मैंने रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, अगर इसकी हम साइंस के ऊपर जाएंगे तो जो चीज़ें हमने ना समझी से या जानबूझकर या अनजाने में एक नेगेटिव नरेटिव क्रिएट कर दिया है, वो आई थिंक इस किताब से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जी अब हम वापस लौटते हैं आप पर, और जैसा कि हमने देखा है कि आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कि एक कैंसर स्पेशलिस्ट है। आज के ज़माने में ऐसे कई लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं और शायद उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो इन तमाम बीमारियों से, जिस तरीके से कैंसर एक छोटी बीमारी नहीं है, उससे बचने के लिए, उससे बचाव क्या कुछ हो सकते हैं, ये हमारी जनता को बताएं। देखिए, सबसे बहुत ज़रूरी जो है ये एक पहली स्टेप है कि तंबाकू को सबसे पहले ना कहिएगा, क्योंकि 60% जो कैंसर है वो भारत में तंबाकू की वजह से होते हैं। और बहुत ही दुख की बात है, अगर आप प्राचीन इतिहास में जाएंगे कि तो हमारे भारत में कि कभी भी तंबाकू की खेती नहीं होती थी, तंबाकू पैदा ही नहीं होता था। लेकिन जब वास्को डिगाम का नाम का एक नाविक, जो एक लुटेरा था, वो यहाँ आया और उसने इंडिया में पहले आकर लोग आसपास के वहाँ के लोगों को मारा, कत्ल किया, और वहाँ जाकर उन्होंने जो वो टोबैको का प्लांट लाए थे वहाँ उसको उगाया, और उसी का ही जो आलू भी वो वहाँ लाए हमारे देश में, और तंबाकू का पौधा भी लाए, और यहाँ से बहुत सारे स्पाइसेस और मसाले और बाकी चीज़ें लेकर वो अपने देश वापस स्पेन गए, और फिर वापस आए, और फिर उन्होंने तंबाकू की बहुत खेती यहाँ से की। उन्होंने देखा तंबाकू का जो प्लांट है यहाँ बहुत लगता है, और उसी अभिशाप के कारण आज आप देखेंगे कि 60% कैंसर इंडिया में होते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, उसकी जगह आप जानते हैं जैसे भांग का पत्ता या चिलम में वो यूज़ करते थे, और भांग से कभी भी कैंसर नहीं होता था। तो जो लोग उस समय नशा करते भी थे वो तंबाकू की जगह भांग से कभी भी कैंसर, ऑलमोस्ट कभी भी कैंसर नहीं होता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वही तंबाकू से आज हम जो है 60% भारत है के पेशेंट जो हैं जो उसी से ग्रसित होते हैं। दूसरा ये होता है कि तंबाकू के साथ कभी अल्कोहल का सेवन ना करें।
हालांकि जो शराब से कैंसर नहीं होता है, लेकिन जब तंबाकू और शराब का सेवन इकट्ठा किया जाता है तो अब कैंसर हो जाता है। जी। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फल का सेवन जरूर करें। यहां सिर्फ मैं सब्जी से आप कंफ्यूज मत करें, क्योंकि जो फल और सब्जी में भी फर्क होता है। यहां मैं खासकर फल के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। और इसमें भी एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम भारत में हम नंबर 2 होते हुए, दुनिया के नंबर 2 फल प्रोड्यूसर होते हुए भी हम अपने जो लोग हैं वो फलों का सेवन अच्छी प्रकार से नहीं करते हैं। चाहे मैं ये कहना चाहूँगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में फल का सेवन जरूर करें, और अगर हो सके तो स्नैक्स के टाइम भी फल खाएं, और खाना खाने के साथ फल का सेवन जरूर करें, क्योंकि उसमें और खासकर रंगदार फल होते हैं, जैसे पपीता है और मान लीजिए पाइनएप्पल है, चीकू है, जिसमें भी रंग जो आपको दिखा, बेर है। तो इन चीज़ों का, और जो सस्ती हो, सीजनल हो, आपका उन चीज़ों का अगर आप सेवन करेंगे, और उनके जो फाइबर बड़े हेल्थी, चाहे केला है, सिंपल है उसका फाइबर, सेब का फाइबर, हालांकि सेब थोड़े महंगे होते हैं, नहीं तो आप केला खाइएगा। तो जो भी सीजनल फल है वो खाइएगा, उसका सेवन हर एक मील के साथ जरूर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको कैंसर से बचाता है। और तीसरी चीज है, आर्टिफिशियल कलर मत खाइएगा। अपने बच्चों को, जैसे और बहुत समझदार लोग, आपको पता है योगा में हम ये लोग भी बोलते हैं कि अपना बॉडी वेट कंट्रोल कीजिएगा, योगिक एक्सरसाइज और अपनी जो मानसिक संतुलन है वो योग से बनाए रखिएगा। और अपने जो मैंने जैसे बताया है कि अपने दिव्य शरीर का, अपने जगमग शरीर का, अपने ग्लो स्टोन का, अपने जो एक जगमगाते हुए शरीर का अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छी मानसिक जो हीलिंग है वो टेक्निक आपको मिल जाएगी। और सबसे जो जरूरी बात है कि आर्टिफिशियल कलर्स का, आर्टिफिशियल फूड्स का, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव का, आप जैसे मान लीजिए एक ड्रिंक है, उसमें अगर आपने अचार है मान लीजिए, या तो जैसे उसमें आपने प्रिजर्वेटिव डाला है, तो केमिकल प्रिजर्वेटिव वाला अचार मत खाइएगा। अगर खाना ही है तो जिसमें नींबू या आपने खट्टा जो है वो नींबू से रखा गया है, उस टाइप का चाहे आप अचार खाइए, नहीं तो पुरानी चीज को अवॉइड कर दीजिए, अचार खाइए मत बिल्कुल। और अगर उसमें केमिकल पड़े हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव है, तो उसका सेवन बंद कर दीजिए। और जैसे मान लीजिए रसगुल्ले, गुलाब जामुन मैं देखता हूं उसमें नीले, पीले, लाल, हरे, उन चीजों का सेवन बंद कर दीजिए। और ड्रिंक्स भी अलग अलग किस्म के कलर होते हैं, हम उनको बड़ा अच्छा समझ के ले लेते हैं, वो नीला, पीला, लाल कलर का वो ड्रिंक्स है, वो बंद कर दीजिएगा। आर्टिफिशियल चीज़ों का सेवन अगर आप जैसे जैसे बंद करते जाएंगे, आपका सेफ्टी फैक्टर उतना ही अच्छा बढ़ता जाएगा। जी, तो ये थे हमारे साथ पुनीत गुप्ता, जो कि एक कैंसर स्पेशलिस्ट है। इतना ही नहीं, एक जाने माने रिसर्चर भी है, और रिसर्च के माध्यम से ही इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका आधार इन्होंने भारतीय संस्कृति और समृद्ध अध्यात्म बनाया है। और इसके साथ ही इसे लेकर के इन्होंने जो बुक लिखी है जिसका नाम है अप्लाइड स्पिरिचुअल बायोलॉजी, इसमें क्या कुछ खास है और इससे दर्शकों को क्या कुछ फायदा मिल सकता है, इसके बारे में आज उन्होंने हमसे बातचीत की। इसके साथ ही आप कैंसर से किस तरीके से बच सकते हैं, खुद का बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, अपना और अपनों को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। सेहत प्लस में हमारे साथ जुड़ने के लिए पुनीत गुप्ता बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपके द्वारा दिए गए टिप्स हमारे दर्शकों को जरूर काम आएंगे। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।